तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रेनफोर्समेंट। अभी तक हम रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के अंदर कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका जो था वो हमने डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है रेनफोर्समेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट जैसा कि हम शुरुआती लेक्चर में समझे थे कि रेनफोर्समेंट का मतलब होता है हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है उसके वीक जोन के अंदर। ठीक है, अब जो आपका कंक्रीट मटेरियल है वो आपका स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में और वीक होता है टेंशन में। तो यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे एनी मटेरियल दैट कैन रेजिस्ट टेंशन, मतलब कोई सा भी मटेरियल हो जो टेंशन को रेजिस्ट यहाँ पे कर लेगा उसको हम एज अ रेनफोर्समेंट यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर, क्या करेंगे, एज अ रेनफोर्समेंट हम उस मटेरियल को यूज करेंगे जो टेंशन को क्या कर ले, जो टेंशन को रेजिस्ट कर ले। क्लियर, तो पहला पॉइंट हमारा आ जाता है एनी मटेरियल दैट कैन टेक, एनी मटेरियल that can take, that can take tension may be used as, tension may be used as reinforcement। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्टील यूज करते हो, स्टील के अलावा अगर मैं बात करूं तो कॉपर आपका हो गया। ठीक है, और आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आपका। ठीक है, और क्या हो सकता है, प्लास्टिक फाइबर आपके हो सकते हैं। प्लास्टिक फाइबर आपका हो गया। ठीक है, और बैम्बूज भी आप बोल सकते हो कि बैम्बू भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, बैम्बू भी आपका हो गया ईटीसी। ठीक है, तो ये मटेरियल्स कुछ यहाँ पे अपन ने लिखे हैं जो टेंशन को रेजिस्ट कर सकते हैं, तो हम इनको एज अ रेनफोर्समेंट यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर, लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि ये जो मटेरियल्स हमने यहाँ लिखे हैं जैसे स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक फाइबर हो गया, बेम्बू हो गया, इनमें से अगर बोला जाए कि आप किस मटेरियल को प्रेफर करोगे तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे स्टील जो आपका है दैट इज द मोस्ट प्रेफरेबल मटेरियल। क्लियर, अब स्टील हमारा मोस्ट प्रेफरेबल मटेरियल क्यों होता है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल में यहाँ पे करूं तो स्टील जो आपको होता है वो इकोनॉमिकल आपको पड़ता है। ठीक है, स्टील जो आपका है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो आपको इन बाकी मटेरियल के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्मल कॉफिशिएंट आपका होता है स्टील का वो सिमिलर होता है आपके कंक्रीट से। क्लियर, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो स्टील का यहाँ पे यूज करने का है वो है आपका थर्मल कॉफिशिएंट। कंक्रीट का और स्टील का आपका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो आप स्टील यहाँ पे मैंने बोला जैसे कि मोस्ट प्रेफरेबल मटेरियल है इसलिए हम स्टील को यहाँ पे यूज करेंगे, तो अपन क्या बोल देंगे, स्टील एज, स्टील एज मोस्ट प्रेफरेबल because of following reasons, because of following reasons। ठीक है, रीजंस की यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहला इकोनॉमिकल देन अदर मेटल्स, पहला क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल
economical than other metals, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या हो जाएगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो भी आपकी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। और अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल expansion is comparable क्लियर किसके साथ, टू एज ऑफ कंक्रीट, टू एज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। आई बात समझ में। तो रेनफोर्समेंट का मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि हम ऐसा मटेरियल जो टेंशन को ले सके उसको एज अ रेनफोर्समेंट यूज कर सकते हैं, जैसे स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक फाइबर हो गए, बैम्बू आपका हो गया, क्लियर। नेक्स्ट इसमें मैंने बोला कि स्टील अपन ज्यादा प्रेफर यहाँ पे करेंगे, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिकल है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है आपका वो कंक्रीट के सिमिलर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करेंगे अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे भाई रेनफोर्समेंट एज अ स्टील यूज कर रहे हैं, तो जो साइज होता है स्टील बार्स का वो क्या होता है और हम उसका एरिया वगैरह कैसे निकालेंगे, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पे साइज ऑफ रेनफोर्समेंट, साइज ऑफ रेनफोर्समेंट की अपन बात करेंगे तो एक अपन यहाँ पे टेबल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला जो कॉलम अपना रहेगा वो अपन देखते हैं यहाँ पे डायामीटर, ठीक है। दूसरा कॉलम अपन यहाँ पे ले लेते हैं एक्चुअल एरिया का, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम अपन ले लेते हैं यहाँ पे अप्रॉक्स एरिया, ठीक है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि भाई 6 mm डायामीटर है, तो 6 mm डायामीटर के लिए जो एक्चुअल एरिया आपका निकलेगा वो एक्चुअल एरिया आपका क्या निकल के यहाँ पे आएगा, हाँ हाँ, तो एरिया तो आपको पता है राउंड बार आपका होगा तो पाई/4 डी स्क्वायर आप लगा दोगे, तो पाई/4 डी स्क्वायर आप लगाओगे तो 6 mm का जो डायामीटर रहेगा आपके रेनफोर्समेंट बार का, तो एरिया आपका निकल के आएगा इसका 28.27 mm स्क्वायर, क्लियर। तो अप्रोक्स एरिया अपन इसका कितना, जैसे कि अपन ने 30 यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बोला जाए सिमिलरली कि अगर आपका 8 mm डाया बार आपका है तो पाई/4 डी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर आप करोगे तो ये आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 50.26, क्लियर। राउंड फिगर की अगर मैं बात करें तो अप्रोक्स एरिया पर राउंड फिगर में 50 mm स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 10 mm डाया साइज का आपका बार है
तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया कितना निकल के आएगा, इसका एरिया निकल के आएगा 78.54 mm² निकल के आएगा, और राउंड फिगर में अप्रॉक्स अपन 75 इसको बोल देते हैं। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं 12 mm का ऐसे ही निकालूं तो 12 mm का कितना निकल के आएगा आपका 113.09 mm² ही आपका निकल के आ जाएगा। राउंड फिगर में आप इसको 110 ले लो। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका हो गया जैसे कि 16 mm। तो 16 mm की अगर मैं बात करूं तो 16 mm का कितना आ जाएगा आपका, हाँ 201.06 मतलब 200 आप यहाँ पे अप्रोक्स ले लोगे। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 mm डाया बार मेरा है, कितना है 20 mm डाया बार है, तो 20 mm का कितना निकल के आएगा 314.15, 314.15 ये आपका निकल के आएगा। और राउंड फिगर में आप इसको कितना बोल दोगे 314, दैट इज द अप्रोक्स एरिया। ठीक है। अप्रोक्स एरिया आपका ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे और देखें आगे के बार्स के लिए सिमिलरली ऐसे निकालते जाना है आपको, बहुत ज्यादा वो नहीं है इसमें। ठीक है। आप जैसे 20 mm का हो गया, अब आपसे मैं बोलूं 25 mm का निकालो, कितने का निकालो आप 25 mm का निकालो, तो 25 mm का आपका क्या आ जाएगा π/4 इंटू d² आपको करना है, तो π/4 इंटू 25 का स्क्वायर 490.87, 490.87 mm², ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं तो इसका अप्रोक्स एरिया राउंड फिगर में आपको 490 भी मिल सकता है और आपको 500 भी मिल सकता है। क्लियर। 490 और 500। ठीक है। अगर बात की जाए 28 mm की, 28 mm डाया और बार आपका है, तो इसका कितना निकल के आएगा, हाँ इसका निकल के आएगा आपका 615.75, ये आपका इसका एक्चुअल एरिया निकल के आएगा। क्लियर। और अप्रोक्स एरिया आप कितना ले लोगे, इसका अप्रोक्स एरिया आप 600 ले लोगे। यहाँ कितना ले लोगे 600 आप अप्रोक्स एरिया यहाँ पर ले लोगे। ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली अगर 32 mm की बात की जाए, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो 36 mm की बात की जाए, 32 हो गया 36 हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं 40 mm आपका हो गया, 45 mm आपका हो गया, और लास्ट आपका 50 mm हो गया। ठीक है। तो जल्दी से बताते चलो 32 mm का कितना आने वाला है 804.24, और अप्रोक्स में आप बोल दोगे इसको कितना, अप्रोक्स में आप बोल दोगे 800। ठीक है। 1017.86 यही आएगा। ठीक है। 1017.86 यही आएगा। अप्रोक्स आप इसका कितना बोल दोगे, अप्रोक्स आप बोल दोगे 1000, अप्रोक्स एरिया जो रहेगा आपका 1000 रहेगा। 40 mm की बात करूं अगर तो कितना आएगा आपका 1256, पॉइंट में कितना आ रहा है, हाँ 63, तो ये आप बोल दोगे 1250 अप्रोक्स। ठीक है। 45 mm की बात की जाए 1590.43, ठीक है, ये आपका आएगा। अप्रोक्स आपका कितना हो जाएगा, अप्रोक्स आपका हो जाएगा इसका 1600। ठीक है। और 50 mm की अगर मैं बात करूं तो 1963.49 आपका ये आएगा। ठीक है। तो राउंड फिगर में आप बोल दो इसका जो अप्रोक्स एरिया रहेगा वो रहेगा 2000। क्लियर। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कराया क्यों है, ये तो आप फॉर्मूला बता देते हैं यहाँ पे और हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखो ये इसलिए करा दिया आपको क्योंकि यहाँ पे एक आधी क्वेश्चन आपका इस टाइप से बन जाता है एमसीक्यू में, देखना समझना यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात की जाए तो एग्जांपल में कैसा क्वेश्चन आपका आएगा, जैसे लिखा होगा प्रोवाइड 20 mm, क्या लिखा होगा प्रोवाइड 20 mm
and 12 mm dia bar and 12 mm dia bars, clear, for steel area, for steel area 1285 mm स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। मतलब वो बोल रहा है कि टोटल आपके पास 1285 mm स्क्वायर एरिया है और आपको 20 mm और 12 mm के डाया बार यहाँ पे प्रोवाइड करना है। क्लियर? तो अब आप बताओ यहाँ पे कि आप क्या प्रोवाइड करोगे, कितने नंबर ऑफ बार्स 20 mm के प्रोवाइड करोगे और कितने नंबर ऑफ बार्स आप 12 mm के प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन में आप देखोगे एरिया ऑफ स्टील जो आपको दिया गया है वो आपको 1285 mm स्क्वायर देके रखा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 20 mm की बात कर रहा है, 20 mm का आपको 314 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये सब कवर अप करना है। तो 314 अगर मिल रहा है तो अगर मैं बोलूं कि 314 अगर मिल रहा है और मैंने 4 बार प्रोवाइड यहाँ पे कर दिए, 4 बार यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, देखो 314 है ना एरिया, 20 यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 20 mm डाया बार का एरिया 314 है और मैंने 4 बार अगर इसके प्रोवाइड किए तो 1256 mm स्क्वायर इतना एरिया कवर हो गया। अब 12 mm की अगर मैं बात करूं तो 12 mm का जो एरिया है वो कितना है, 110 आपका यहाँ पे है। ठीक है, 110 इंटू 1 अगर मैं कर दूं तो 110 हो गया। तो देखो लगभग आपका ये 1285 एरिया कवर अप हो गया। हाँ, या फिर अगर ऐसा बोला जाए, ऐसा भी तो कर सकते हो आप। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं 314 के 3 बार आपने प्रोवाइड किए हैं तो 314 के 3 बार प्रोवाइड किए हैं मतलब 942 आपका कवर अप हो गया। ठीक है, 110 आया है, रिमेनिंग कितना है आपका 1285 है ना, टोटल 1285 माइनस 942, 343 और आपको चाहिए। ठीक है, तो अगर इसके आप 3 बार प्रोवाइड करोगे तो ये तो 330 ही होगा, लेकिन 343 चाहिए। 343 चाहिए तो 110 इंटू 4 अगर आप कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 440। तो ये कंडीशन भी आपकी आ गई। ठीक है, मतलब ये एरिया रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड ये एरिया है, तो आप थोड़ा सा अगर ज्यादा भी प्रोवाइड करा दोगे ना तो भी आपकी यहाँ पे चल जाएगा। क्लियर? तो आई बात समझ में? ये एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि आपसे एमसीक्यू में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? तो पहली कंडीशन यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, क्लियर, और बाकी आप ऑप्शन देख के भी बोल सकते हो यहाँ पे कि मैंने 4 बार यहाँ पे प्रोवाइड किए 20 डाया के प्लस 1 बार मैंने प्रोवाइड किया है 12 डाया का। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बोलूं तो दूसरा आपका 3 बार 20 डाया के। ठीक है, और आपके 4 बार आपके 12 डाया के मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा। क्लियर? जो भी ऑप्शन में होगा आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, उसका आंसर आप मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डाया ऑफ बार, व्हाट विल बी द dia of dia of bars if 3 bars are allowed, if 3 bars are allowed for AST, for AST 1450 mm स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए हो गया। ठीक है,
ये आप बताना मुझे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि आंसर इसका क्या आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे अब बात करेंगे कि जो स्टील हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ग्रेड ऑफ स्टील आपका क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो आपने इस टाइप से लिखा हुआ देखा होगा कि लिखा हुआ होता है Fe 250, देखा है। ठीक है, आपने देखा होगा Fe 415। ठीक है, नेक्स्ट Fe 500, देखा है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू आपकी यहाँ पे लिखी हुई होती है, क्या लिखी हुई होती है, जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई होती है, ये उस स्टील का क्या बताता है, यील्ड स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, यील्ड स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। एफ ही आपका आयरन हो गया, क्लियर। एफ ई आपका क्या हो गया, आयरन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो Fe 250 ग्रेड का यहाँ पे मतलब जो आपका होता है वो मतलब आपका यहाँ पे क्या होता है, वो मतलब आपका होता है कि ये जो आपका क्या बोलते हैं स्टील है, ये आपका क्या है, ये आपका माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील का जो ग्रेड होता है Fe 250 आपका ग्रेड होता है। क्या होता है, Fe 250 आपका ग्रेड होता है। ठीक है, अब Fe 415 जो आपका होता है और Fe 500 जो आपका होता है वो क्या होता है, देखो अगर इन दोनों की बात की जाए, ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं H/SD बार्स। ये आपके क्या कहलाते हैं, H/SD बार्स। अब H/SD का मतलब क्या होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। क्लियर, H/SD बार्स का मतलब क्या होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ पे कि भाई Fe 415D भी लिखा हुआ आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा होगा Fe 500D, आपने देखा होगा Fe 550D। ठीक है, और Fe 600। ठीक है, इन तीन के अलावा ये भी चीजें आपने देखी होंगी। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज समझो आप कि ये जो डी लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर Fe 415 यहाँ लिखा है, Fe 415 यहाँ लिखा है, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ तो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। देखो यील्ड स्ट्रेंथ तो यहाँ पे सेम हो गई है, लेकिन इस डी का मतलब जो यहाँ पे है, इस डी का मतलब है आपका, डी का मतलब आपका यहाँ पे है, इस डी का मतलब जो है, इस डी का मतलब आपका है मोर डक्टाइल। क्या मतलब है इसका, मोर डक्टाइल। मतलब एज कंपेयर टू 415 Fe 415D की जो डक्टिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, वो डक्टिलिटी आपकी यहां पर ज्यादा होगी। क्लियर, वो डक्टिलिटी आपकी क्या होगी, वो डक्टिलिटी आपकी यहां पर ज्यादा होगी। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो नीचे के जितने भी आप ग्रेड यहाँ पे देख रहे हो, नीचे के जितने भी ग्रेड आप ये देख रहे हो,
ये 415D, 500D, 550D और 600, तो आप बोल सकते हो कि ये जो आपके ग्रेड हैं ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 1786 के द्वारा। क्लियर, हैज बीन introduced in IS code 1786 2008। क्लियर, तो ये कोड आपको किसके द्वारा दिए गए हैं, IS 1786 2008 के द्वारा, और ये आपके 456 2000 के अंदर आपको दिए गए हैं, Fe250, Fe415 और Fe500। तो ये आपका क्या है, ये आपके ग्रेड ऑफ स्टील है। क्लियर, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया था, यील्ड स्ट्रेस। क्लियर, तो यील्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले यील्ड मतलब क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि भाई यील्ड जो है इसका मतलब होता है जस्ट डिफॉर्म इन क्रॉस सेक्शन, जस्ट डिफॉर्म इन जस्ट डिफॉर्म इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यील्ड का मतलब क्या होता है, जस्ट डिफॉर्म इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं, वो याद रखना है आपको। पहला पॉइंट आपका यहाँ पे है, पहला पॉइंट आपका ये है कि इन अपने को क्या करना है, अभी IS 456 के अकॉर्डिंग जो दिया गया है, क्या दिया गया है अपने को, Fe250, Fe415 एंड Fe500, यही दिए गए हैं। क्लियर, इसका मतलब क्या है कि 250 MPa, 415 MPa और 500 MPa जो आपका है यहाँ पे, ये क्या बताता है आपको, आर स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ, आर स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या स्पेसिफाइड करता है, यील्ड स्ट्रेंथ को स्पेसिफाइड करता है। और ये जो यील्ड स्ट्रेंथ आपकी होती है, यही आपके रेनफोर्समेंट जो आपका होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर, तो स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ, स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ, specify yield strength may be treated as characteristic strength of reinforcing ठीक है, हमने जो यील्ड स्ट्रेंथ को यहाँ पे स्पेसिफाइड किया है, 250 MPa हो गया, 415 MPa हो गया, 500 MPa हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये जो स्पेसिफाइड किया गया है यहाँ पे, ये आप रेनफोर्समेंट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, रेनफोर्समेंट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप यहाँ पर बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो अपन ने ग्रेड ऑफ स्टील पढ़ा है उसके बेसिस पर आपने बहुत सारे टाइप ऑफ स्टील भी देखे हैं, तो अपन टाइप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
सबसे पहले अगर मैं टाइप की यहाँ पे आपसे बात करूं, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं टाइप की यहाँ पे आपसे बात करूं तो पहला टाइप जो आपका होता है वो होता है माइल्ड स्टील प्लेन बार। और अगर इसके सब टाइप की बात करूं तो कोल्ड वर्क्ड माइल्ड स्टील बार भी होता है, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील बार भी आपका होता है। क्लियर? अगर देखोगे तो आपको ये कहां मिलेगा, रिलीवेंट इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड के अंदर मिलेगा 432 1996 पार्ट 1 और 1139 1966 पार्ट सेकंड के अंदर आपको हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील बार के बारे में मिल जाएगा और इस कोड के अंदर आपको कोल्ड वर्क्ड माइल्ड स्टील बार के बारे में मिल जाएगा। क्लियर? सेकंड आप देखोगे तो आपका होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, जिसको आप टॉर स्टील भी बोलते हो। ठीक है, तो कोल्ड वर्क्ड डिफॉर्म्ड बार जो आपका होता है ग्रेड Fe 415 वो ग्रेड Fe 500 में डिवाइड किया है और हॉट रोल्ड डिफॉर्म्ड बार आपका होता है, अगर इसके लिए बात की जाए तो आईएस आपका 1786 1979 होता है और इसके लिए आपका आईएस 1139 1966 पार्ट 2 आपका होता है। ठीक है, इसके बाद आपका हार्ड ड्रॉन स्टील बायर फैब्रिक मतलब बायर मैश आपका होता है, अभी आगे चल के बताऊंगा, तो आपको आईएस 1566 1967 के अंदर मिल जाएगा। रोल्ड स्टील मेंबर भी आपके होते हैं जैसे कि एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, ज्वाइस्ट, क्लियर, चैनल सेक्शन, ये आपको आईएस 226 1975 में मिल जाएगा। और आपका इसके बाद जो आता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड टीएमटी बार्स और कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील सीआरएस बार्स। क्लियर? ये अभी लेटेस्ट डिफॉर्म्ड बार आपके हैं। क्लियर? ये आपके लेटेस्ट हैं जो अभी अभी आपके डेवलप हुए हैं। ठीक है, चलो आई इतनी बात समझ में, एक एक करके अपन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर माइल्ड स्टील बार की बात की जाए तो ऑलरेडी सॉम सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा और माइल्ड स्टील के लिए आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी ये पढ़ा होगा। क्लियर? ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है, बॉडी के अंदर सबसे पहले स्ट्रेन आता है, तो इस एक्स एक्सिस पे आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को प्लॉट करते हो, वाई एक्सिस पे आप डिपेंडेंट क्वांटिटी को प्लॉट करते हो। क्लियर? ये कर्व से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर इस कर्व की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैं ओ लिखे देता हूं तो ओ ए जो आपका रीजन होता है ये आपका पूरा का पूरा लीनियर पार्ट होता है। क्लियर? क्या होता है? आपका लीनियर पार्ट होता है। नेक्स्ट ए की अगर मैं बात करूं तो ये आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है। ठीक है, ए भी आपका जो होता है डेट इज द नॉन लीनियर पार्ट, ये क्या होता है? नॉन लीनियर पार्ट। और बी आपका जो होता है इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे सी। क्लियर? सी आपका जो यहाँ पे होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? अपर यील्ड पॉइंट हो जाएगा और डी जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका लोअर यील्ड पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे पार्ट जो आता है वो डीई पार्ट आपका आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे डीई पार्ट में आपका स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। क्या होती है? डीई पार्ट में आपका स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। ठीक है, ई आपका अल्टीमेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और एफ जो आपका होता है वो फ्रैक्चर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? क्या करता है? फ्रैक्चर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ए वाला जो पार्ट आपका है ये आपका ओए जो पार्ट आपका है, यहाँ पे लिखे देता हूं मैं, ओए जो आपका पार्ट होता है ये आपका कैसा पार्ट है? लीनियर है। ठीक है, ये आपका कैसा है? लीनियर है। ए आपका क्या होता है? ए आपका होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अब जो ये ए बी पार्ट आपका होता है दैट इज द नॉन लीनियर पार्ट, नॉन लीनियर पार्ट। क्लियर? ए बी जो आपका होता है नॉन लीनियर पार्ट होता है। बी आपका क्या होता है? बी आपका होता है इलास्टिक लिमिट। बी आपका क्या होता है? बी आपका होता है इलास्टिक लिमिट। सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपर यील्ड पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा? अपर यील्ड पॉइंट हो जाएगा। डी आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, D2 E जो आपका रहेगा
ठीक है। D2 E जो आपका रहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट आई थिंक मिसिंग है। एक काम करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं। ये जो आपका ये पॉइंट है D, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पे मैं इसको दिए दे रहा हूँ C डैश नाम और इसको दिए दे रहा हूँ C। ठीक है। और फिर क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट और लेता हूँ, ये ले लिया मैंने आपका D पॉइंट। ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूंगा तो C डैश आपका अपर यील्ड पॉइंट हो जाएगा और C जो होगा वो आपका लोअर यील्ड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, C से D जो पॉइंट आपका आ रहा है, इसको मैं बोलूंगा क्या, यील्ड प्लेटो। क्या बोलते हैं, C टू D जो आपका होता है उसको क्या बोला जाता है, यील्ड प्लेटो। ठीक है। D टू E जो आपका होगा वो आपका स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट हो जाएगा। E जो आपका है वो आपका अल्टीमेट पॉइंट हो जाएगा, अल्टीमेट पॉइंट आपका हो जाएगा। क्लियर। और F आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका माइल्ड स्टील के लिए क्या होता है, कर्व होता है। डक्टाइल मटेरियल के लिए भी आप बोल सकते हो कि ये डक्टाइल मटेरियल के लिए आपका कर्व होता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो जो पोर्शन ओ ए है, क्लियर, ए आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ओ ए जो आपका पोर्शन है, तो ओ ए पोर्शन आपका क्या होता है, दिस पोर्शन इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट where the stress is proportional to strain and the material obey Hooke's law. The value of stress at point A is called proportional limit. क्लियर। ये आपको पता ही है कि लीनियर अगर है तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका स्ट्रेन होने वाला है, कहां तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ए बी जो पोर्शन आपका होता है, इन दिस पोर्शन Hooke's law is not obeyed। क्यों, क्योंकि नॉन लीनियर पोर्शन आ गया। ऑल्दो द मटेरियल में बी स्टिल बी इलास्टिक, लेकिन मटेरियल आपका इलास्टिक रहेगा और बी पॉइंट जो आपका होता है वो इलास्टिक लिमिट को इंडिकेट करता है। ठीक है। पोर्शन बीसी जो आपका होता है, तो इन दिस पोर्शन द मेटल शो अ स्ट्रेन इवन विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। मतलब बीसी जो पोर्शन आपका यहाँ पे आ रहा है, वो पोर्शन यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल शो स्ट्रेन इवन विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस नहीं बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। क्लियर। और स्ट्रेन इज नॉट फुली रिटर्न व्हेन लोड इज रिमूव्ड। अगर लोड को मैं रिमूव कर दूंगा तो स्ट्रेन आपका यहाँ पे रिटर्न नहीं होने वाला। सीडी जो आपका होता है, यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब डिफॉर्मेशन यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब जैसे अपन ने यहाँ पे कुछ चीजें चेंज की थी कि यील्डिंग स्टार्ट इन द पोर्शन, सीडी पोर्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये अपना पोर्शन आएगा क्या, इसको अपन पोर्शन दे देते हैं सी डैश टू सी। ठीक है। इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, सी डैश टू सी। ये पोर्शन आपका हो जाएगा सी टू सी डैश। ठीक है, नहीं, सी डैश टू सी आएगा। ठीक है। तो यील्डिंग स्टार्ट इन दिस पोर्शन एंड देयर इज अ ड्रॉप ऑफ स्ट्रेस एट द पॉइंट सी। एट द पॉइंट सी आएगा यहाँ पे, एट द पॉइंट सी। एट द पॉइंट सी। क्लियर। डायरेक्टली आफ्टर यील्डिंग बिगिनिंग एट सी डैश। क्लियर। द पॉइंट डी जो आपका है, तो इसको अपन बोलेंगे द पॉइंट सी is termed as lower yield point and C dash is called upper yield point। ठीक है। थोड़ा सा अपन ने डायग्राम में करेक्शन किया था, उसके बेसिस पर अपन ने इसको मेंशन यहाँ पे कर दिया। क्लियर। यील्डिंग स्टार्ट आपकी जो हो रही है यहाँ पे, ये आपका पोर्शन बी सी डैश आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए तो पोर्शन आपका डी ई है, आफ्टर यील्डिंग हैज
taken place at D, further straining take place at this portion by increasing the stress. क्लियर, वो सेमी लिखा हुआ है और EF पोर्शन आपका यहाँ पे क्या बताता है, EF पोर्शन आपका जो बताता है ये कि आपका अल्टीमेट पॉइंट हो गया, इसके बाद आपका फ्रैक्चर पॉइंट आएगा। क्लियर, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ से मटेरियल आपका फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइल्ड स्टील का कर्व है, इसको तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आप पॉइंट समझना कि यहाँ पे कहना क्या चाहता हूं मैं। सबसे पहला, अगर माइल्ड स्टील की बात की जाए कि माइल्ड स्टील अगर है आपका ये, तो माइल्ड स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ जो आपकी होती है वो आपकी Fy कितनी होती है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपकी होती है। कितनी होती है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। और ग्रेड की अगर बात की जाए कि भाई माइल्ड स्टील का जो ग्रेड होता है वो क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि Fe 250 आपका यहाँ पे ग्रेड होता है। क्लियर, अब माइल्ड स्टील जो आपका होता है ये आपका हाई डक्टाइल ग्रेड ऑफ स्टील है। दिस इज द हाईली डक्टाइल ग्रेड ऑफ स्टील। दिस इज अ हाईली डक्टाइल ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये जो C2D पॉइंट आपका है यहाँ पे क्या होता है, यील्ड प्लेटू आपका यहाँ पे क्या होता है, डेवलप होता है। क्लियर, जो अनडिजायर्ड है, जो क्या है आपका अनडिजायर्ड है। क्लियर, कहाँ पे हो रहा है, यील्ड प्लेटू, यील्ड प्लेटू आपका डेवलप हो रहा है C2D के बीच में। क्लियर, C2D के बीच में आपका यील्ड प्लेटू डेवलप यहाँ पे हो रहा है। तो ये आपका कैसा हो गया, ये आपका अनडिजायर्ड हो गया। इसलिए हम जो यहाँ पे इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेंथ जो लेते हैं वो हम करस्पॉन्डिंग टू लोअर यील्ड पॉइंट लेते हैं। कैसे लेते हैं, करस्पॉन्डिंग टू लोअर यील्ड पॉइंट हम क्या करते हैं, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ को हम कंसीडर करते हैं। इसका ये डिसएडवांटेज है। क्लियर, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इन दिस स्टील, इन दिस steel yield plateau yield in this steel yield plateau is formed which is undesired, ठीक है। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, इसके डिजाइन कर्व की बात करेंगे कि भाई डिजाइन कर्व क्या बनने वाला है। ठीक है, तो देखो आप डिजाइन कर्व इसका क्या बनेगा, तो करस्पॉन्डिंग टू लोअर यील्ड पॉइंट आप क्या करने वाले हो, करस्पॉन्डिंग टू लोअर यील्ड पॉइंट आप इसकी स्ट्रेंथ को लोगे। सबसे पहले अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर आप कर्व देख रहे हो ना, ये आपका कौन सा कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व आप देख रहे हो। और नीचे जो आप कर्व देख रहे हो ये कर्व आपका है डिजाइन कर्व। जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपका है इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो
स्ट्रेस मिलने वाली हैं वो आपकी क्या रहेंगी, एफ वाई, ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाती है। और बात अगर हम डिजाइन स्ट्रेंथ की करते हैं या डिजाइन कर्व की करते हैं, तो जो हमारी स्ट्रेंथ होती है ना या स्ट्रेस होती है, इसको हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, मतलब हम गामा एस से यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और स्टील के लिए जो हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.15 आपका होता है। ठीक है, तो जैसे 1.15 से आपने डिवाइड किया तो आपका ये क्या आ जाएगा, 0.87 एफ वाई आपका आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका स्ट्रेन है वो कितना आपका है, 0.002 स्ट्रेन आपका है। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आपने यहाँ पे ले लिया 0.004 स्ट्रेन। ठीक है, ये आपका स्ट्रेन यहाँ पे हो गया है। अब प्लस पॉइंट ये है कि जो आपका माइल्ड स्टील होता है ना, माइल्ड स्टील के अंदर जो यील्ड पॉइंट आपका होता है, क्या होता है, यील्ड पॉइंट जो आपका होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। यील्ड पॉइंट क्या होता है आपका, क्लियरली विजिबल होता है। तो देखो आपको यहाँ पे यील्ड पॉइंट क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो यील्ड पॉइंट अगर आपका क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, यील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। क्या निकालना है, यील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। क्लियर, क्या निकालना है, यील्ड स्ट्रेंथ अपने को निकालना है। आप सोच रहे होगे 0.002 यहाँ पे लिखा है, सपोज यहाँ पे वो 0.002 आपका है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इस पॉइंट पर अपने को यील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए हो जाएगा और यहाँ पे डिजाइन कर्व के लिए हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये स्ट्रेन आएगा डिजाइन कर्व के लिए। ठीक है, अब स्ट्रेन निकलता कैसे है, क्लियर, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेन आपका निकलेगा कैसे। तो स्ट्रेन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्ट्रेन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है वो है स्ट्रेन हम कैसे निकालेंगे, बता सकते हो। हाँ, स्ट्रेन हम कैसे निकालेंगे, तो देखो स्ट्रेन निकालना है तो हम यहाँ पे स्लोप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्लोप ले लेते हैं, टेन थीटा। ठीक है, ये ले लिया यहाँ पे टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, ये हो गया एफ वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हाँ, स्ट्रेन आ जाएगा आपका। कौन सा स्ट्रेन, यील्ड स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे एफ वाई बाई यील्ड स्ट्रेन आ जाएगा। और स्लोप जो आपका होता है वो स्लोप आपको क्या देता है, वो स्लोप आपको देता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देता है। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपकी स्टील के लिए होती है, ऑल ग्रेड ऑफ स्टील के लिए 2 इंटू 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर कितनी होती है, 2 इंटू 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। क्लियर, फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील, फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील। क्लियर, फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को तो भाई निकालना है स्ट्रेन। क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। कौन सा स्ट्रेन निकालना है, यील्ड स्ट्रेन निकालना है, यील्ड स्ट्रेन निकालना है ना। तो फॉर यील्ड स्ट्रेन क्या करेंगे हम, तो देखो आप यील्ड स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर दिया, एफ बाई बाई क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ई एस आ जाएगा, एफ बाई बाई ई एस आ जाएगा। हाँ, ऐसे ही निकलेगा। चलो ऐसे ही निकलेगा तो अपन यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले किसके लिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपका बना हुआ है इसके लिए निकालते हैं। ठीक है, और डिजाइन कर्व भी आपका बना हुआ है तो निकालते हैं यील्ड स्ट्रेन फॉर Fe 250, यील्ड स्ट्रेन फॉर Fe 250। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखो सिंपली एफ वाई डिवाइड बाई ई एस, यही आ जाएगा।
और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो एफ वाई है वो कितना है 0.87 आपका है। तो इसके लिए क्या बोल दोगे आप 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस। ये निकल आया, क्लियर, ये निकल आया, यहाँ पे ये निकल आया आपका, ठीक है। अब एक चीज आपको याद ये रखना है कि भाई ये जो वैल्यू निकली है ना, ये आपकी निकली है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। मतलब जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ेंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील के लिए आपको ये लेना है। और ये जो वैल्यू आपकी निकली है ना, ये निकली आपकी डिजाइन कर मतलब लिमिट स्टेट मेथड के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई जो हमारा यहाँ पे क्या आएगा यील्ड स्ट्रेन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा एफ वाई बाई ई एस। ये निकला हमारा डब्ल्यू एस एम में, ठीक है। नेक्स्ट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर एफ ई 250, यील्ड स्ट्रेंथ फॉर एफ ई 250, ये क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो एफ बाई बाई गामा एस इंटू ई एस। गामा एस आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आप एफ वाई बाई 1.15 इंटू ई एस, ऐसा भी आ सकता है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, कैसा 0.87 एफ बाई बाई ई एस, क्लियर। तो ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है आपका लिमिट स्टेट मेथड के अंदर। इसके अंदर लिमिट स्टेट मेथड के अंदर आपका निकल के आया है। इसके अंदर निकल के आया है लिमिट स्टेट मेथड के अंदर आपका ये निकल कर आया है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो माइल्ड स्टील हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, जो माइल्ड स्टील हमने यूज किया हुआ है उस माइल्ड स्टील के मेरिट्स क्या है, क्लियर, एडवांटेज क्या है। मेरिट्स किसके, ऑफ माइल्ड स्टील, मेरिट्स ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील मतलब कि एफ ई 250 की अपन बात करें, ठीक है। ठीक है, मेरिट्स में अगर सबसे पहले बात की जाए तो क्या आ जाएगा, इसकी जो डक्टिलिटी है वो हाई है, डक्टिलिटी इज हायर। पहला क्या आ जाएगा, डक्टिलिटी इज हायर। डक्टिलिटी आपको क्या मिल रही है, इसकी हाई मिल रही है। वेल डिफाइन आपको यील्ड पॉइंट मिल रहा है, वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट, ठीक है। क्या मिल रहा है, वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट मिल रहा है, आपने डायरेक्टली निकाल दिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है, Fe 250। तो क्या हो जाएगा आपका लोअर यील्ड पॉइंट। सबसे पहला जो यील्ड पॉइंट आपका है, आपने लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ले लिया है। तो यील्ड पॉइंट आपको क्या है, क्या मिल रहा है, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो माइल्ड स्टील आपका होता है प्लेन बार होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपको इसकी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ। प्लेन बार भी आप इसको बोलते हो ना, तो प्लेन बार अगर रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, इसकी कम रहेगी। और थर्ड सबसे बड़ा आपको बताया था मैंने, यील्ड प्लेटो। यील्ड प्लेटो, क्लियर। तो ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके डीमेरिट्स हो गए हैं माइल्ड स्टील बार के। ये क्या हो गए हैं आपके माइल्ड स्टील बार के डीमेरिट्स आपके हो गए। तो मेरिट्स आपने देख लिए और आपने क्या देख लिए, डीमेरिट्स आपने देख लिए कि माइल्ड स्टील बार का
डीमेरिट्स क्या होता है, ये चीज याद रखना है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। ये यील्ड पॉइंट जो आपने निकाला, यील्ड स्ट्रेंथ निकाला, मतलब इतने स्ट्रेंथ पर इसके अंदर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है एच बाई एच डी बार, जिसको आप बोलते हो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। क्या बोलते हो, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार आप बोलते हो। ये क्या होता है, देखो These are also known as H by HD bar, आप इसको H by HD bar भी बोलते हो। क्लियर, एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील, इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा होता है, और माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो भी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन का कंटेंट यहाँ पे बढ़ चुका है। क्लियर, यह आपको दो टाइप में अवेलेबल होते हैं। पहला टाइप आपका होता है हॉट रोल्ड हाई स्टील, सॉरी हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार, और कोल्ड बर्ग्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार। क्लियर, यही होते हैं आपके दो टाइप के। अब कोल्ड बर्ग्ड जो स्टील बार आपका होता है, क्लियर, इसी को आप सीटीडी बार मतलब कि कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार भी बोलते हो, और इसी को आप टॉर स्टील भी बोलते हो। क्या बोलते हो, टॉर स्टील भी बोलते हो। आर अवेलेबल इन टू ग्रेड, ये दो ग्रेड में आपके अवेलेबल होते हैं, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल या फिर ये हैज बना के आप रिप्रेजेंटेशन सिंबल इसका यूज करते हो। जैसे Fe415 और टॉर 40, इसी को क्या बोला जाता है, टॉर 40, और Fe500 और टॉर 50। क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखना है कि भाई सीटीडी जो बार आपका होता है, इसी को आप मतलब एक कोल्ड बर्ग्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार होता है, इसी को सीटीडी और टॉर स्टील भी आप बोलते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था ये आपका माइल्ड स्टील है, दैट इज द प्लेन बार। क्लियर, ये प्लेन बार लिखा हुआ है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका माइल्ड स्टील। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, कम होगी। और डिफॉर्म्ड बार आप देखोगे तो इसके ऊपर इस टाइप की रिप्स बनी हुई होती है, जिससे इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, अच्छी आपकी होती है। क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होती है। क्लियर, अब माइल्ड स्टील का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज आपको देखने को मिला था, वो डिसएडवांटेज ये देखने को मिला था कि भाई माइल्ड स्टील के अंदर आपको क्या मिल रहा था, यील्ड प्लेटू आपका डेवलप हो रहा था। क्या हो रहा था, यील्ड प्लेटू आपका डेवलप हो रहा था। तो इस यील्ड प्लेटू को हमने एच बाई एच डी में सॉल्व करने की कोशिश की है। कैसे कोशिश की है, देखो। क्लियर, इसी टाइप का कुछ आपका कर्व होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है माइल्ड स्टील कर्व तो आपका होता कि नहीं होता है। ये आपका यहाँ पे स्ट्रेस हो गया, ये आपका यहाँ पे स्ट्रेन हो गया, हो गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था भाई माइल्ड स्टील की बात अगर आप कर रहे हो तो माइल्ड स्टील में करस्पॉन्डिंग टू लोअर आप क्या करते हो, लोअर यील्ड पॉइंट आप इसकी क्या ले लेते हो, यील्ड स्ट्रेंथ को आप ले लेते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ वाई फॉर माइल्ड, ये क्या हो जाएगा आपका एफ वाई इसके लिए माइल्ड स्टील के, किसके लिए, माइल्ड स्टील के। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई जो आपको यील्ड प्लेटू की जो क्या बोलते हैं, यील्ड प्लेटू की जो समस्या यहाँ पे आ रही है, तो उस यील्ड प्लेटू की समस्या को हम कैसे यहाँ पे मिनिमाइज करें। क्लियर, तो आफ्टर द यील्ड प्लेटू, क्लियर, आफ्टर द यील्ड प्लेटू, यील्ड प्लेटू आपका क्या आ रहा है, यहीं पे आपका यील्ड प्लेटू डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो आफ्टर द यील्ड प्लेटू हम क्या करें, हमारा जो बार यहाँ पे रहता है, हमारा वो बार जो यहाँ पे रहता है, ये लोडेड बार है, यहाँ पे आपने पूरा लोड लगाया हुआ है, तो हम उसको क्या कर दें, वहां पे आफ्टर द यील्ड प्लेटू हम उस बार को फिर से क्या करें, स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें। क्लियर, और फिर हम उसको अनलोड कर दें।
क्लियर। उससे क्या होगा, उसके अंदर कुछ परमानेंट स्ट्रेन आपका डेवलप हो जाएगा। क्लियर, हम क्या करें, उसमें परमानेंट स्ट्रेन आपका कुछ डेवलप हो जाएगा, और परमानेंट स्ट्रेन आपका डेवलप होने के बाद हम उसको अगेन वहां से क्या कर दें, हम अगेन उसको वहां से रीलोड कर दें। रीलोड कर देंगे तो हमें बराबर से फिर से क्या मिलना चालू हो जाएगी, स्ट्रेंथ यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे कि जैसे ये आपका बार है, यहाँ पे लोड आपने बढ़ाया, लोड आपने बढ़ाया तो ये स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, फिर स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो आफ्टर द यील्ड प्लेटू मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला है कि एक पॉइंट लो, ये पॉइंट लिया, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ अनलोडिंग। यहाँ पे हमने अपने बार को क्या कर दिया, अनलोड कर दिया, दैट इज द पॉइंट ऑफ अनलोडिंग। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया, अनलोडिंग पॉइंट हो गया। अगर हमने यहाँ पे इसको अनलोड किया है, और अनलोड किया है तो ये वापस से क्या होगा, इस टाइप से वापस आएगा, आएगा। ठीक है, अनलोड कर दिया, लोड पूरा हटा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट यहाँ पे हो रहा है ना, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनलोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनलोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये अनलोड हुआ तो देखो यहाँ पे आपका कुछ परमानेंट स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप हो गया। क्लियर, इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद आप यहाँ पे फिर से इसके अंदर क्या कर दो, लोडिंग आप कर दो। फिर से आपने क्या कर दिया, लोडिंग आप इसके अंदर कर दो। जैसे ही आप इसके अंदर फिर से लोडिंग करेंगे, आपका कर्व फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा। ये कर्व आपका ऊपर जाना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीलोडिंग को। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रीलोडिंग को। क्लियर, अब आप क्या करो, आप इस कर्व के करस्पॉन्डिंग, आप क्या करो, इस कर्व के करस्पॉन्डिंग आप ले लो किसको, एफ वाई को। आप किसको ले लो, एफ वाई। तो ये एफ वाई जो आपका आएगा, ये एच बाई एच डी बार्स के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, एच बाई एच डी बार्स के लिए आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई हमारा जो एच बाई एच डी बार है उसके लिए जो हमारा कर्व बनेगा, वो कर्व क्या बनेगा, एच बाई एच डी बार्स के लिए। तो देखो एच बाई एच डी बार्स के लिए हमारा कर्व क्या बनेगा, एच बाई एच डी बार्स के लिए जो हमारा कर्व बनेगा, वो कर्व बनेगा ए, ए वाला। ठीक है, यही बना दिया। ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेन आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये जो कर्व आप देख रहे हो, एक कर्व यहाँ पे बनेगा सीटीडी और एच बाई एच डी बार्स की। क्लियर, हमने किया क्या है इसके अंदर, वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अपन ने किया क्या है इसके अंदर, वो लिखते हैं, टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ, टू मिनिमाइज। क्लियर, हमने यहाँ पे क्या किया है, टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ, to minimize the problem of yield plateau, yield plateau in the mild steel, in the mild steel, in the mild steel, mild steel is stressed by, mild steel is stressed by, mild steel is stressed by the the process of कौन सी प्रोसेस, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग। कौन सी प्रोसेस होगी आपकी, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग बियॉन्ड द यील्ड प्लेटू,
beyond the yield plateau, beyond the yield plateau, and then it is unloaded, and then it is अनलोडेड। उसके बाद हमने क्या किया था, अनलोडेड किया था, क्लियर। अनलोडेड विच कॉज सम परमानेंट स्ट्रेन, विच कॉज सम permanent strain, clear, in the material and क्लियर। परमानेंट आपको एक स्ट्रेन मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला मैंने, देन इट इज अगेन रीलोडेड, then it is again reloaded, this process is called इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को आप बोलोगे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे पॉइंट बोलूं तो क्या बोलूंगा, ऑल H by SD एंड CTD, H by SD और CTD बार्स जो आपके हैं आर एसेंशियली माइल्ड स्टील, क्लियर। क्योंकि माइल्ड स्टील बार ही है, उस पे आपने यील्ड प्लेटू को जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको आपने क्या किया, उसको आपने हटाया है, ठीक है। अगर यील्ड स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात की जाए कि भाई H by SD या CTD बार जो हमारे हैं उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, तो यील्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाँ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक इसके लिए है आपकी Fe415 ग्रेड के लिए, और दूसरा आपका Fe500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये आपका हो गया Fe500 के लिए आपकी यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों Fe250 का कर्व बना हुआ है, Fe415 का कर्व बना है, Fe500 का फाइनल कर्व यहाँ पे बना हुआ है, क्लियर। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, सबसे पहला परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे बढ़ चुका है, इसलिए आप बोलोगे डक्टिलिटी आपकी यहाँ पे कम होगी। तो डक्टिलिटी आपकी जो होगी यहाँ पे एज कंपैरेटिवली क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे आपको वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि यील्ड पॉइंट इज नॉट वेल डिफाइंड, यील्ड पॉइंट is not well defined, is not well defined। yield point जो आपका है वो well defined point यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपका क्या नहीं है, well defined yield point नहीं है। तो मतलब अब जो अपने को yield strain निकालना है ना, वो yield strain थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा यील्ड स्ट्रेन निकालने में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, क्लियर। लेकिन अपन वो भी निकाल लेंगे, कैसे निकालना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे अपने को यहाँ पे
यील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक? ठीक है, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ जो है आपका H/SD बार्स के लिए, इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।